हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 के अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो आपके टर्म 2 के कंपनी अकाउंट्स के इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का पार्ट बनता है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी नई वीडियोस की। चलिए बिना ज्यादा देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ मेन कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करूं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है। आइएगा इधर मेरे साथ। एक मिनट में इधर आ जाता हूं। तो देखना, मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ये कंपनी एक बहुत कोई महंगी सी मशीनरी खरीदना चाहती है जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। अब ये मशीनरी खरीदने के लिए XYZ लिमिटेड क्या करती है, वो बैंक के पास जाती है और बैंक से लोन ले लेती है और इस लोन की हेल्प से XYZ लिमिटेड ये मशीनरी को परचेस कर लेती है। तो ये तो आपका एक सिंपल सिनेरियो बन के आ गया। अब मान लो बैंक क्या बोलेगी, बैंक को कहीं ना कहीं डर होगा। बैंक चाहेगी कि ये जो लोन उसने दिया है ये कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। तो बैंक चाहती है कि उनका जो लोन दिया है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। तो XYZ लिमिटेड क्या कहती है, XYZ लिमिटेड कहती है काम करो, ये मशीनरी को आप अपने पास एज सिक्योरिटी रख लो, गिरवी रख लो। अगर हम डिफॉल्ट करते हैं आपको लोन पे करने में या उस पर इंटरेस्ट पे करने पे, तो आप इस मशीनरी को बेच के अपना लोन ले लेना। तो जिस मशीनरी के लिए लोन लिया गया और जिस मशीनरी को एज सिक्योरिटी रख लिया गया, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी, या फिर इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। दोनों एक ही बात है। लेकिन अब बैंक देखो क्या बोलती है। बैंक का कहना है कि ठीक है, मशीनरी आपने आप एज ए सिक्योरिटी हमारे पास रख दी, कोई बात नहीं, हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन अभी भी हमें डर है कि आप हमारा लोन नहीं पे कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मशीनरी क्या है, एक डेप्रिशिएबल एसेट है। तो बैंक को कहीं ना कहीं लगता है कि इस मशीनरी से वो अपना लोन और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इस केस में XYZ लिमिटेड क्या कहती है, XYZ लिमिटेड कहती है कि काम करो, हम एक और काम करते हैं, हम अपनी कुछ सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल सिक्योरिटी आपके पास रख लेते हैं। और क्योंकि हम यहां पे डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो इस सिक्योरिटीज को मैं यहां पे बोल दूंगा डिबेंचर्स। तो अल्टीमेटली XYZ लिमिटेड क्या कहती है, कुछ डिबेंचर्स इशू कर देती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर बैंक ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी यूज करके यानी मशीनरी यूज करके अपना लोन नहीं रिकवर कर पाती, तो उस केस में डिबेंचर्स को वो ले लेगी और डिबेंचर्स को यूज करके अपना लोन रिकवर कर लेगी। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ध्यान रखना ये अभी कोई भी राइट्स नहीं कैरी करते। जब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी तो ये कोई राइट्स कैरी नहीं करते। बोलने का मतलब ये है कि बैंक
अभी डिबेंचर होल्डर नहीं बनता। इवन दो एज कोलेटरल सिक्योरिटी हम कह रहे हैं डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, लेकिन अभी डिबेंचर होल्डर्स नहीं बनता बैंक। डिबेंचर्स पे कोई भी राइट नहीं होता। राइट का मतलब राइट टू प्रिंसिपल, रीपेमेंट और इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोगों को पता है डिबेंचर्स में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है। तो इसका कोई भी राइट बैंक को नहीं मिल रहा अभी। सिर्फ जब बैंक अपना लोन नहीं रिकवर कर पाएगी यूजिंग प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के, तभी ये डिबेंचर्स का राइट एक्सरसाइज किया जाएगा, तभी ये डिबेंचर्स प्रॉपर्ली इशू किए जाएंगे, तभी बैंक डिबेंचर्स का कागज लेके आ सकती है कंपनी के पास कि लाओ दो हमारे पैसे दो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या हुआ, दोबारा से एक बार बता देता हूं कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी की पहले बात होती है। बैंक जो लोन देती है उसको अगर वो रीपे नहीं कर पाता, कंपनी रीपे नहीं कर पाती, तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज करके, मेरे इस एग्जांपल में मशीनरी को यूज करके बैंक अपना लोन रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी को यूज करके भी अगर लोन पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जा सकता, तभी जो डिबेंचर्स इशू होते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, तभी उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। तो ये होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग। अब आपको मैं यही चीज आपको नोट्स में दिखा देता हूं। देखो एक बार फटाफट से इसकी रीडिंग मार लेते हैं पूरी चीज की। यही सारी बातें कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल रीडिंग मार लेते हैं बिफोर मैं मूव फॉरवर्ड करूं। अगर आप लोगों को इन नोट्स की स्क्रीनशॉट लेनी है या कहीं पे नोटिंग करनी है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से एज पर योर कन्वीनियंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार फटाफट से रीडिंग मारते हैं क्या क्या लिखी है चीजें। पहला पॉइंट बोलता है सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मेन हमने क्या सिक्योरिटी दी है, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या दी है। हमारे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमने मशीनरी दी थी। इस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा अगर कोई सिक्योरिटी इशू किया जाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसको ही हम बोल देते हैं मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बेसिकली एक एडिशनल सिक्योरिटी दी जा रही है लेंडर को। दिस डिबेंचर में बी इशूड एज, दस डिबेंचर में बी इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यही है, क्योंकि हम यहाँ पे डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डिबेंचर्स बोल रहे हैं, इशू हो रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट कहता है कोलैटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड only if loan cannot be recovered by realizing प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सिर्फ जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी यूज करके लोन रिकवर नहीं किया जा सकता, तभी इसको कोलैटरल सिक्योरिटी को रियलाइज किया जाता है। ध्यान रखना ये क्या हो गया, बेसिकली एक सेकेंडरी सिक्योरिटी है ना, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी है। सबसे पहले हमको प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज करना है, उसके बाद हमको कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज करना है। थर्ड पॉइंट कहता है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम इज लोन इज बीइंग रीपेड एज पर एग्रीड टर्म्स और ऑन डिमांड। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका कि जो डिबेंचर्स इशू होते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इनमें अभी कोई राइट नहीं है। अभी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई डिबेंचर्स की मेरी एक लाइबिलिटी आ गई, नहीं, अभी बैंक डिबेंचर होल्डर नहीं बना। सिर्फ जब इस कोलैटरल सिक्योरिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा या फिर रियलाइज किया जाएगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि अब ये डिबेंचर्स पे राइट्स आ गए हैं। ठीक है, तो जब तक लोन भाई टाइमली पे हो रहा है, जो भी एग्रीड टर्म है उस एज पर एग्रीड टर्म पे हो रहा है, या बैंक जब भी डिमांड करी तब लोन पे हो रहा है, तो फिर क्यों हम लोग कोई भी सिक्योरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, तब वहां पे कोई भी इस चीज की बात नहीं होगी। यही बात इसमें है। तो ये है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, या रादर आई शुड से डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये पहले हमें सबसे जरूरी हो जाता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पता हो जाए। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, यानी हम लोग मुंशीगिरी करने जा रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है एट द एंड ऑफ द डे, इस पूरी कहानी की हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग बताओ ना, आप लोगों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी जाएगी। तो हमको क्या समझना जरूरी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले हमको कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पता जरूर होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस कहां होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे होगा। तो मेन डिस्कशन पे अब मैं आ रहा हूं कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इस केस में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको 100% करके जाना है, ध्यान रखना। इनफैक्ट अगर आप अपने सीबीएसई टर्म 2 का सैंपल पेपर देखा होगा तो उसमें भी यहां से क्वेश्चन आया था। सीबीएसई टर्म 2 का सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पे,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। चल, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको जरूर से करके जानी है। तो जब डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी की हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है, यानी दो मेथड्स आप फॉलो कर सकते हो फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेथड नंबर 1 हम बोलते हैं, एक मिनट, मेथड नंबर 1 हम बोलते हैं विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री, यानी कि जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी हम कोई भी स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो पहला मेथड है विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री, और दूसरा मेथड अगर मैं आपको नीचे दिखा दूं एक बार, तो दूसरा मेथड हो जाता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री। तो मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती कोई भी स्पेसिफिक फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और सेकंड मेथड में हम बात करेंगे कि जर्नल एंट्री पास की जाती है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो दोनों मेथड्स में आपके साथ थॉरली डिस्कस करूंगा और आपके साथ प्रॉपरली किताब के और आपके प्रोस्पेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये पूरी वीडियो पूरी थॉरली होने वाली है, डिस्कस कॉन्सेप्चुअली भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होने वाली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, तो पहले अगर मैं पहले मेथड की बात करूं, मैंने आपसे बोला पहले मेथड में हम कोई भी एंट्री नहीं पास करते फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं ये मेथड ज्यादा लॉजिकल आप कह सकते हो होता है या प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकली रेलिवेंट ज्यादा ये मेथड होता है, मेथड नंबर 1, ठीक है। लेकिन मेथड आपको दोनों भी आने चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठा कि अगर हम लोग कोई डिबेंचर इशू की एंट्री नहीं कर रहे तो हम लोगों को करना क्या है। स्पेसिफिकली बोलूं कि हम अपनी बैलेंस शीट में कैसे चीजें दिखाएंगे या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कैसे दिखाएंगे। डिबेंचर्स आप लोगों को पता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट बनता है ना, यानी लाइबिलिटी का पार्ट बनता है। सिमिलरली जो बैंक से लोन लिया वो भी लाइबिलिटी का पार्ट बनता है। तो आपके लोगों के लिए समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे कैसे हम लोग अपनी बैलेंस शीट में चीजों को दिखा के चलेंगे। तो अगर मैं पहले जर्नल एंट्री की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैंने आपसे बोला डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। हाँ, बैंक लोन जो मैंने लिया, तो बैंक लोन जब लेते हैं तो उसकी नॉर्मली हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, बैंक लोन तो लिया जा रहा है तो उसकी एंट्री नॉर्मली पास होगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम, बैंक लोन लेने की क्या जर्नल एंट्री होती है, फटाफट से आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको वीडियो अभी पॉज करके आप अभी चेक कर लो अपनी नॉलेज को कि क्या आप लोगों को पता है कि बैंक लोन जब लेते हैं तो उसकी कैसे अकाउंटिंग एंट्री या क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बता, ठीक है। तो अगेन क्रक्स बता देता हूं, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी, और बैंक लोन जो आ रहा है उसकी नॉर्मली एंट्री पास की जाती है। अब सेकेंडली हमको डिस्कस जर्नल एंट्री के बाद हमें डिस्कस करना है कि बैलेंस शीट में हमें कैसे चीजें को दिखाना है। तो बैलेंस शीट में देखो क्या करना होता है, हमको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली नीचे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और एग्जाम के या बुक के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लोन इज शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो आप लोगों को पता है, मैं उम्मीद करता हूं आपने टर्म 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ रखा होगा, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होगा। तो जो लोन होता है वो या तो अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी हेड के अंदर, और अगर वो शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग सब हेड के अंदर आएगा, यानी करंट लाइबिलिटी हेड के अंदर, ठीक है। तो जैसा भी लोन होगा वैसा आपका बैलेंस शीट में आएगा। एंड अच्छा आगे, and the fact that loan is secured by issue of debentures as collateral security is disclosed in the relevant notes to accounts। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिबेंचर्स जो इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी वो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं उसमें बता दिया जाता है कि भाई ये लोन जो है सिक्योर है बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये कैसे होता है अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे हमें चीजें दिखानी होती है। तो फटाफट से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी के ऊपर। तो एक एग्जांपल है, इसमें मैंने इमेजिनरी फिगर्स ले रखी हैं सारी, तो ज्यादा उसको देख के परेशान मत होना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल और डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन देख समझना है कि हमें बैलेंस शीट में कैसे करनी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, आप लोगों को पता ही है। इसमें मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बैंक लोन जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो सकते हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो सपोज मैंने 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर तो 10 लाख का लोन आ जाएगा, ये तो नॉर्मल हो गया।
लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में हमें कैसे दिखाना है? तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या चीजें आ रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं या उसकी कुछ डिटेल्स देते हैं या उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं, इसलिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे चीजें दिखानी है पता होनी चाहिए। तो नोट्स टू अकाउंट्स में मैं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट, मैं बोलूंगा हमने बैंक से टर्म लोन लिया 10 लाख रुपए का, और मैंने बोला फैक्ट दैट द लोन इज सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी शोन इन द रेलिवेंट नोट। कैसे? इस प्रकार से। तो यहां पे हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख लेंगे, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 12,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये 12,008% डिबेंचर्स ₹100, ये सारी चीजें इमेजिनरी मैंने ली है आपको समझाने के लिए। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपको बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे चीजें दिखानी है। तो इस प्रकार से आप लोग दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसी चीज की एप्लीकेशन करेंगे। चलिए, तो ये था आपका मेथड नंबर 1 जिसमें हमने सारी ट्रीटमेंट करी विदाउट पासिंग एनी स्पेसिफिक जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मेथड नंबर 2 क्या है? बाय पासिंग जर्नल एंट्री, यानी मेथड नंबर 2 में हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैसे एंट्री पास करेंगे? तो देखो, फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये जर्नल एंट्री पास की जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री आपको लर्न करनी है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपको पता होना चाहिए हमें किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एंट्री बन जाएगी आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे सेम ही आएगा, ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम आएगा। तो इस एंट्री से क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक आपका डिबेंचर अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो जाएगा बुक्स में, और एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक ऐसी नॉर्मल एक टाइम पास वाला अकाउंट है, सिर्फ एक इंटरमीडिएट अकाउंट है, एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाए। अब इस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, पूरी कहानी को हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ये अब हमको समझना है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है और बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे करना है। और इससे पहले मैं बैलेंस शीट की बात करूं, यहां पे भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, यहां पे भी लोन जो मिल रहा है, लोन जो हम ले रहे हैं, इसकी भी नॉर्मली एंट्री पास होगी। यानी कि मेथड नंबर 2 में दो एंट्रीज पास होंगी, एक तो लोन लेने की एंट्री पास होगी और दूसरी एंट्री ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री पास होगी। मेथड नंबर 1 में सिर्फ एक एंट्री पास होगी जो लोन लेने की एंट्री होती है, और कोई भी डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास नहीं होगी। तो ये आपका क्रक्स है मेथड 1 एंड 2 का। अब बैलेंस शीट में हमें मेथड 2 में कैसे काम करना है देखो, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मेन बैलेंस शीट बनेगी वो डिट्टो सेम बनेगी जो आपकी मेथड नंबर 1 में बनेगी। ठीक है, तो जो लोन मानो मैंने लिया, सेम फिगर्स मैंने यहाँ पे भी लिए हैं। 10 लाख रुपए का मानो मैंने बैंक से लोन लिया मेन, तो 10 लाख रुपए का लोन आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में अपना नॉर्मली दिखा दोगे, और बाकी सारी डिस्क्लोजर आप करोगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखो काम कैसे करना है, तो वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हमने नोट बनाया, हमने वही सेम बोला टर्म लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख रुपए, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये एडिशनल काम किया, क्योंकि मैंने आपसे बोला डिबेंचर अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया बुक्स में और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया सेम अमाउंट पे ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस डिबेंचर्स का होता है मतलब लाइबिलिटी होती है, तो हम यहीं पे इसको दिखा देंगे, हम बोलेंगे 12,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी 12 लाख रुपए, और इस क्रेडिट बैलेंस में से जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो हम लोग कैंसिल ऑफ या एडजस्ट या सेट ऑफ कर देंगे। तो इसी में से हम लोग जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो माइनस कर देंगे यहाँ पे, और अल्टीमेटली बाहर तो आपका कुछ भी नहीं आएगा। इन पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, लोन तो हमको दिखाना ही दिखाना है क्योंकि लोन लिया है, तो लोन तो बैलेंस शीट में दिखाना ही दिखाना है, तो दोनों मेथड्स में हम लोन दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। लेकिन हमने क्या बोला, जब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, तो अभी कोई राइट्स नहीं मिल रहे, बैंक को कोई भी राइट नहीं मिल रहा, बैंक अभी डिबेंचर होल्डर नहीं बन रहा, तो अल्टीमेटली अभी बैंक की डिबेंचर की कोई लाइबिलिटी आई नहीं है, तो वी कैन नॉट शो डिबेंचर्स इन द लाइबिलिटी, हम बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को नहीं दिखा सकते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग लाइबिलिटी ना दिखाएं डिबेंचर्स को, मतलब डिबेंचर्स को एज अ लाइबिलिटी ना दिखाएं, लेकिन
जो रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको समझ आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए पढ़ के कि हमने कुछ डिबेंचर्स इशू करे हैं लोन के अगेंस्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये दोनों पर्पस हमारे दोनों भी मेथड्स में आप देखोगे तो सर्व हो रहे हैं। जब रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ठीक है भाई, ये 10 लाख रुपए का लोन है और इसके अगेंस्ट कुछ डिबेंचर्स इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये आपका मेन फंडा या लॉजिक या ऑब्जेक्टिव रहता है इस पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो ये काम आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर करना होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली सारी डिस्कशन मैं कर चुका। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले तो आपको चीजें समझ आ गई होगी। लेकिन कॉन्सेप्चुअली सिर्फ समझ के काम नहीं चलता। हाँ, जरूरी होता है कि भाई हम अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनको अटेम्प्ट करके ही हमको मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ से क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम लोग मैंने आप लोगों के लिए बुक के टीएस गरेवाल बुक के 2 क्वेश्चन छांट के रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट की डिस्क्लोजर की प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। तो यही 2 तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी दोनों भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो फटाफट से हम नीचे आ जाते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपकी किताब की पेज नंबर 10.67 पे है। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट अपने पास मार्क कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। द कंपनी इशूड, काम की इंफॉर्मेशन आ गई, द कंपनी इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक मिनट, थोड़ा सा। तो कंपनी इशूड 4,009% debentures of ₹100 each as collateral security for the same. Show how these items will be presented in the balance sheet. आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि बैलेंस शीट में हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे। चलिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन करें, इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे तो उसने कोई मेथड नहीं बताया आपको। उसने कोई मेथड नहीं बोला कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो ऐसे केस में आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। आप मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हो, आप मेथड 2 भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मेथड 1, क्योंकि मेरे हिसाब से मेथड नंबर 1 ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ऐसे केस में आप मेथड नंबर 1 फॉलो कर दो। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी मेथड फॉलो कर लो। बस आप ज़रूर से मेंशन कर देना कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी क्लैरिटी और प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों भी मेथड के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे आपको दिखानी है एग्जाम में। चल, फटाफट से अपनी वापस से स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 से बताता हूं हमको काम कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन या दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना। आपको सिंपली जो इंफॉर्मेशन दी है उसको खाली यूज करके अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए जो आपने टर्म 1 में पढ़ा था। ठीक है, चलो, तो मेथड 1 हम बोल रहे हैं व्हेन नो एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज पास्ड। पहले मेथड में आप कैसे बैलेंस शीट बनाओगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपके साथ ऊपर एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस किया था। तो हम लोग मेन बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हम बोलेंगे बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम लिख लेंगे, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड बोल रहा है। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन, तो डेट तो उसने कुछ बताई नहीं तो उसको छोड़ दो और ब्रैकेट में लिख लो कि ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट। हम सिर्फ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास पूरी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां आ जाता है रुपीस, ज्यादा लंबी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यहां आ गया नोट नंबर, यहां आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिखाएंगे, इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज, और इसमें आ जाएगा आपका, मैं नॉन करेंट लाइबिलिटी मान के चल रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म लोन्स मान के इनको चल रहा हूँ, तो हम लिख देंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और इसमें हम लोग दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, नोट नंबर हो गया मेरा 1, और लोन का अमाउंट आपको पता ही है, तो लोन कितने का है, 3 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का लोन यहां पे आ गया। अब इस बात को हमको नोट्स टू अकाउंट्स में सारी डिस्क्लोजर करनी है। फटाफट से नीचे आप लोग साइड बाय साइड नोट्स टू अकाउंट्स भी बना दोगे। तो नोट नंबर हम बोल रहे हैं 1, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, कितने रुपए का लोन है, 3 लाख रुपए का लोन है, 3 लाख। अच्छा, और मेथड नंबर 1 में हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी, इसका डिस्क्लोजर दे देते हैं, एज एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो हम बोलेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, और जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया वो ले लो, तो कितना, इशू ऑफ 4,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ही है ना, हाँ, ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। खत्म। इस प्रकार से आप नोट बना दोगे और आपका जो नोट है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मेथड नंबर 1 में काम करना है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, तो ये मेथड आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है आपके एग्जाम में। और मैं अज्यूम करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आएगा, आई कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 मार्क्स का आना चाहिए, तो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट के। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि भाई मेथड नंबर 2 में कैसे हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से भी कर लेते हैं। तो मेथड 2 क्या होता है, व्हेन जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इज पास्ड। तो ठीक है, अब जो बैलेंस शीट बनेगी, जो मेन बैलेंस शीट बनेगी, वो तो बिल्कुल सेम बनेगी जो मेथड नंबर 1 में बन रही। तो यहां पे मैं अब दोबारा नहीं बना रहा, डिट्टो सेम ये वाली बैलेंस शीट जो है, यही बैलेंस शीट एज इट इज आपकी मेथड नंबर 2 में बनेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। तो मैं सिर्फ मेथड नंबर 2 में आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी हम बना चुके, दोबारा बना के टाइम आपका मेरे को वेस्ट नहीं करना। तो हम स्ट्रेट अवे इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन आप अपने पास जब करोगे तो बना जरूर लेना, आप वीडियो पास पॉज करके सेम बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर लेना, और फिर आप मेरे साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स बना लेना। चलो, तो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब आपको यहां पे कैसे कैसे काम करना है, तो सबसे पहले तो मेन जो लोन है उसको आप बता दोगे, तो हम बोलेंगे टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, 3 लाख। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे क्योंकि अब मेथड नंबर 2 में हमने डिबेंचर इशू करने की एक जर्नल एंट्री पास की है। क्या एंट्री पास करी होगी, मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ या साइड में दिखा देता हूँ। हमने आपकी क्लैरिफिकेशन पहले बता रहा हूँ, एग्जाम ने उसने आपसे पूछा नहीं है कि एंट्री क्या हुई होगी, लेकिन हमने एक एंट्री पास करी होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर। और कितने डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, क्वेश्चन ने बोला है 4,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, और 100 रुपए के डिबेंचर्स है ना, हाँ 100 रुपए के डिबेंचर्स है, तो 4 लाख रुपए का हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये एंट्री हमने पास करी होगी,
यानी कि अब एक 9% डिबेंचर अकाउंट का एक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ गया और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस आ गया। इसी को अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे। तो हम बोलेंगे इस प्रकार से 9%, या पूरा लिख लेते हैं, 4,000 9% debentures issued as collateral security। तो ये हमने कितने बोले, तो यहां पे ऑफ ₹100 ईच भी लिख लेना, ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये हमने अमाउंट बोला कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। और इसमें से जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख, और जो अल्टीमेटली बाहर आ जाएगी फिगर वो 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो पूरे नोट है उसका टोटल 3 लाख आ जाएगा, जो कि आपकी मेन बैलेंस शीट में आप लोग दिखा दोगे। इस प्रकार से आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों भी मेथड से कैसे आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है और उसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, इसकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी और समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, अगेन एग्जाम का ही क्वेश्चन है या एग्जाम में आ सकता है जो क्वेश्चन वैसा है जिसमें आपसे वो जर्नल एंट्री पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर आपका वैसे तो सेम ही है, 10.67। चलिए, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो पढ़ना क्या कह रहा है, वो कह रहा है एसिंग लिमिटेड obtained a loan of ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसिंग लिमिटेड ने कितने रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। द कंपनी इशूड रुपीज, ध्यान से पढ़ना, ₹7,50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे एज कोलैटरल सिक्योरिटी और 5 लाख रुपए का लोन लिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन आपसे इसमें क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। और देखो आपसे वो दोनों मेथड पे पूछता है, वो कहता है व्हेन द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये हो गया मेरा मेथड नंबर 1। और सेकंड में बोलता है व्हेन when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। तो दोनों मेथड से अब आपसे पूछ रहा है कैसे आप लोग जर्नल एंट्री पास करोगे। तो देखो इसमें आपको काम कैसे करना है, आ जाओ जी। तो हम बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ एस सिंह लिमिटेड, जर्नल एंट्री। अब मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे, हम बोलेंगे लोन लेने की एंट्री। मैंने आपसे बोला लोन जो लिया है उसकी भी एंट्री पास होगी। ठीक है, तो अब क्या होती है लोन की एंट्री, आप लोग देखना और बताना कि क्या आप लोगों ने सही सही लोन की एंट्री लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो इसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट लोन है भाई, 10% लोन है, तो 10% लोन फ्रॉम SBI। तो कितने रुपए का लोन लिया हमने, 5 लाख। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या कोई पास होगी, क्या सेकेंड एंट्री डिबेंचर इशू जो हो रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या उसकी कोई एंट्री पास होगी, आंसर इज नो। तो नो एंट्री पास होगी। ठीक है, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि डिबेंचर इशू करने के लिए अब हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो बस एक एंट्री आपकी पास हो जाएगी। इसमें आप नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम SBI
एट 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ भी नरेशन आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, नरेशन आपको जरूर लिखने हैं। हम याद रखना टर्म 2 का एग्जाम 100% सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो पूरे नंबर स्कोर करने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स, प्रेजेंटेशन, नरेशन, सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, हर वीडियो में मैं ये चीज बोलता हूं, मैं आगे भी बोलता रहूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपने पास प्रैक्टिस करो, एक नंबर भी डिडक्ट करने का स्कोप ना दो एग्जामिनर को। ठीक है, चल अब हम लोग मेथड नंबर 2 में देखते हैं काम आपको कैसे करना है। तो मेथड अगर 2 की बात करूं मैं, तो फर्स्ट एंट्री तो बिल्कुल डिट्टो सेम होगी, सेम एज अबव। तो पहली एंट्री तो लोन लेने की एंट्री बिल्कुल ऊपर जैसी होगी, और एक एंट्री हम लोग और पास कर देंगे। सेकेंड एंट्री हम बोलेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स है, तो टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर्स हमने इशू करे, 7.5 लाख रुपए। नरेशन में लिख देंगे बीइंग 100 रुपए के डिबेंचर्स है, 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करें, तो यानी 7,700 में कह सकता हूँ डिबेंचर्स इशू करे होंगे। ठीक है, तो 7,500 10% डिबेंचर्स इशूड, या ऑफ ₹100 ईच भी लिख लेते हैं। तो 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued as collateral security। बस इस प्रकार से आपको 2 एंट्रियां पास कर देनी है, और मेथड नंबर 2 से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब रिमेनिंग जो भी आपके किताब के क्वेश्चंस हैं या इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप अपने आप से जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट 100% खत्म हो जाए आपकी तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगेन, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख के मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलती है और भी कंटेंट लाने के लिए। तो मेरी इस वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।